वो एक एक दिन बंदूक लेके आ गया मेरे पास और सीने पे तान दी, बोले उससे बात करना बंद कर दे नहीं गोली मार दूं। तो हम लोग बचपन से ही कुछ ना कुछ कांड होते ही रहते थे, हजारों कांड है। सुनो कम्मो, क्या तुम मेरे बच्चों की अम्मा बनोगी? मैं तो बहुत लोग मेरे पास ध्यान करने आते, मैं उनसे कहता हूँ सुनो पैसे ले लेते हैं, आप आने के बाद देखेंगे ध्यान के लायक हो कि नहीं हो, अगर नहीं होगे तो नहीं करवाएंगे। और पैसा इसी बात का है। जो लव मैरिज वाले लोग होते हैं वो पछताते हैं बाद में, क्योंकि लव मैरिज पूरी। और ये बात जब मुझे पता लगी तो मेरे अंदर का संजय दत्त जाग गया उस समय का। शनि ने श्राप दे दिया बृहस्पति को। दादू दयाल इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा एनलाइटेड लोग पैदा करने वाले व्यक्ति हैं। ओशो के पास करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग। मुझे 5 जागे हुए बता दो जो क्रांति कर रहे हो। नक्षत्र वन है, 27 नक्षत्रों की 27 वनस्पतियां हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या ऐसा है कि कोई असाध्य व्याधि है किसी व्यक्ति को, जिस नक्षत्र पे वो पैदा हो गया है, तो वो नक्षत्र का वृक्ष उसके चिकित्सा में शामिल किया जाए तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। अच्छा। लेकिन उसमें हमें कुछ बातें और ध्यान देनी पड़ेंगी। केवल नक्षत्र को ही फल दे के काम नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि इसकी ज्योतिष एनालिसिस करनी पड़ेगी, कुंडली में देखना पड़ेगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी के सूर्य के खराबी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम है और आपने जो था उसको सूर्य का ही जो है वो देना शुरू किया, सपोज आम देना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलेगा। लेकिन कभी कभी सूर्य जो है वो राहु के साथ है। अब राहु के साथ जब होगा सूर्य, तो आपने सुना होगा, आप में से कईयों ने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों को आम खाने के बाद नशा जैसा फील होता है। नहीं, ऐसा लगता भारी हो गया कुछ, नींद बहुत आती है। किसको किसको ऐसा एहसास हुआ है ना? अब ये सिम्टम है, ये साइन ये है कि इनके साथ जो है वो राहु अपना प्रभाव दिखा रहा है। मतलब आप दे रहे हैं सूर्य के लिए, लेकिन राहु उसमें से नशा चुरा ले रहा है। तो युतियां देखनी पड़ती हैं कि किसके साथ क्या चल रही हैं। कभी कभी ना देना भी फायदेमंद होता है और कभी कभी उसका दूसरा रूप देना फायदेमंद होता है, वो भी समझने वाली बात है। जैसे किसी व्यक्ति की वो जो प्रॉब्लम आई है, जैसे सपोज दैट हम मान लें कि उसके सूर्य के साथ उसी वक्त केतु आ गया और उसकी जो प्रॉब्लम है वो केतु पैदा कर रहा है और प्रॉब्लम सूर्य की है, तो उसको सूर्य के ही एक चीज तत्व और होता है, वो होता है स्वर्ण। ज्योतिष में बोलते हैं स्वर्ण खाओ। लेकिन अगर प्रॉब्लम केतु की वजह से आ रही है तो स्वर्ण काम नहीं करेगी, तो स्वर्ण भस्म काम करेगी। अच्छा, आप समझे? क्योंकि भस्म केतु है, मतलब ताकत स्वर्ण की देनी है लेकिन उसका बैकफायर करना है, मतलब उल्ट जो उसका छुपा हुआ जड़ रूप है। जैसे आयुर्वेद भी बोलता है ना, जड़ी बूटी दो बोलता है ना, वो एक नहीं है, जड़ी बूटी दो हैं, एक जड़ से आने वाली ऊर्जा। अब फिर ऐसे में उस इंसान को अगर आम की जड़ के साथ प्रयोग करके कुछ बनाया जाए तो उसको फायदा करेगा। तो सबको देखिए, सुवर्ण सिद्ध जल पिलाया जाए, ये ठीक नहीं है। सबको सुवर्ण सिद्ध जल पिलाते हैं बचपन से। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इस तरीके से है कि अगर आपने किसी को एक ही ऊर्जा पूरी दे दी और वो उसकी नेगेटिव फोर्स काम कर रही है, सपोज दैट रॉकेट ऊपर खड़ा रॉकेट नीचे है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रॉकेट ऊपर है, आप इसमें फायर लगाइए ऊंचा जाएगा, यही रॉकेट नीचे है, लगाइए नीचे चला जाएगा। इसका उदाहरण एक बहुत अच्छा मिलता है, वो शुक्र से मिलता है कि शुक्र को अच्छा करने के लिए डायमंड पहनो, ऐसा कहा जाता है। तो एक बार ऐसी नए नए ज्योतिष ने सुन लिया और उसने किसी को सलाह दे दी, बड़े बिजनेसमैन को, कि तुम अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए तो डायमंड पहनो। और डायमंड भी जितना बड़ा पहना जाए उतना फायदा करता है।
उस आदमी के पास पैसे वाला आदमी था, उन्हें 40-50 करोड़ रुपए का डायमंड पहना और उसको 1-1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। तो बोले भाई नुकसान हो गया, ये तो तुम्हारे यार नुकसान तो नहीं होना चाहिए। शुक्र को एक्टिव किया, लेकिन उस समय की स्थिति में शुक्र उसका नीच पे चल रहा था, नीचे था। तो किस वक्त आप खड़ा करते हैं? जैसे कभी कभी प्रतीक्षा भी एक ढंग है। देखिए, आप तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। ये बात अलग है, प्रोफेशन के तहत हम उनको छुपा जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती, कई रोग ऐसे होते हैं जो एक समय बाद स्वतः चले जाते हैं। होते हैं कुछ रोग होते हैं जो एक समय बाद स्वतः चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर तब भी दवाई थमा देता है। उसे पता है कि ये इतने दिन बाद जाएगा, तो वो उसे कहता है इतने दिन में ठीक हो गए। वो उतने दिन तक उसको सिर्फ टहलाता है। ये भी एक करते हैं डॉक्टर लोग। तो ये उस समय की स्थिति होती है। कुछ रोग ही होते हैं, वो क्षणिक होते हैं, वो कुछ समय के लिए आते चले। जैसे बुखार के लिए कुछ नहीं लेना चाहिए। बुखार के लिए मैं सलाह देता हूँ, सामान्य बुखार जो होते हैं, वायरल फीवर चलते हैं, इनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती चाहिए। अगर इंसान सिर्फ काढ़ा ले ले अपना, ऐसे ही घर की जो भी किचन में उसके सामान है उसी का एक काढ़ा बना ले, दिन में 2-3 बार पी ले, वही ठीक हो जाएगा। सही बात है। बहुत सारे वायरल बुखार तो ऐसे ही ऐसे ही होते हैं। लेकिन हम ना दे तो सामने बैठा हुआ है डॉक्टर, वो दे देगा। ये बिल्कुल 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 वो दूसरा देगा, तो दूसरा देगा। नहीं, मैंने फिर हम कहा क्यों ना दे फिर। देखिए, अब यहाँ बात डॉक्टरी की तो नहीं चल रही। यहाँ बात चल रही है जो चीज तथ्य है हम उसकी बात कर रहे हैं जी। उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो एक अलग बात है। मैं आपको बताऊं, इसके लिए और भी एक तरीका हो सकता है, ईमानदारी भी एक तरीका हो सकती है कि सब डॉक्टर मिलकर प्रचार करें कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो उससे पेमेंट लिया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि भ्रम में मत पड़ो। भ्रम में नहीं पड़ो बताने का भी तो पेमेंट हो सकता है। जी, काउंसलर होते नहीं होते, मेरे जैसे काउंसलर होते हैं। मैं तो बहुत लोग मेरे पास ध्यान करने आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ सुनो पैसे ले लेते हैं, अब आने के बाद देखेंगे ध्यान के लायक हो कि नहीं हो। अगर नहीं होगे तो नहीं करवाएंगे, और पैसा इसी बात का है कि तुम्हें हमने भ्रम में नहीं डाला। हाँ, वाकई में मैं ऐसा किया है, और कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा स्वामी जी अगर आप हमें ये भी बताएंगे कि मैं इस योग्य नहीं हूं तो मैं इसमें अपना समय क्यों खराब करूंगा। तो अगर कोई ध्यान के योग्य नहीं है और उसे आप बता रहे हैं कि बेटा अभी आप योग्य नहीं है, अभी आप जिंदगी के अनुभवों से गुजरिए, तो ये कोई अपराध नहीं है। आपने उसे सही सलाह दी, और सही सलाह का भी पेड़ है। भाई डॉक्टर तो दवाई देने वाले तो अब हुए ना, पहले तो डॉक्टर सलाह देने वाले ही होते थे। सलाह देने वाले होते थे, बीमार ना वे गुरु पहला डॉक्टर थे दुनिया के, वो तो है। वो यही कहते थे। अब जैसे एक गुरु थे, आपने बड़ा फेमस गुरु है जिन्होंने वो द्रोणाचार्य, जिन्होंने अंगूठा ले लिया था। अब वो कहानी बड़ी अजीब सी है। द्रोणाचार्य को हम सब गलत मानते हैं, हम सब ने द्रोणाचार्य को गलत ही माना, लेकिन अगर द्रोणाचार्य की बात समझनी हो तो उससे पहले चलो हम पीछे चलते हैं, एक बृहस्पति की कहानी चलते हैं। बृहस्पति एक गुरु हैं, बृहस्पति एक गुरु है। आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पति जो हैं वो राजा के गुरु हैं। वो कहते हैं कि हम राजा को ज्ञान देंगे और राजा उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करके प्रजा का हित करेगा। तो बृहस्पति का ज्ञान राजा के लिए होता है। तो जो लोग पहले गुरु होते थे, जिन्हें बृहस्पति की नॉलेज होती थी, जो बृहस्पति वाले गुरु होते थे, राजा लोग अपने बच्चों को उनके यहां पढ़ने भेजते थे, क्योंकि जिसको नॉलेज बृहस्पति की है वो केवल ज्ञान नहीं देगा, वो शस्त्र विद्या भी सिखाएगा, क्योंकि उसे राजा के बच्चों को देना है ना। उसे शस्त्र विद्या भी सिखाएगा, वो उसे इकोनॉमिक्स भी सिखाएगा, वो उसे समाजशास्त्र भी सिखाएगा, राजनीति शास्त्र भी सिखाएगा, सारी नॉलेज देगा। अब वहां बीच में एक आ गया एकलव्य, बोले हमें तो लड़ना सिखाओ। आ गया ना एकलव्य, बोले हमें तो तीरंदाजी सिखाओ। बोले बेटा जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है। अब यही कहानी आप समझो, बृहस्पति के पास एक बार ज्ञान लेने शनि पहुंच गए। तो शनि जो है ना वो थोड़ा इमोशनल टाइप के व्यक्ति हैं। इमोशनल व्यक्ति राजा नहीं हो सकता, इमोशनल व्यक्ति राजा नहीं हो सकता।
राजा होने के लिए इमोशन कंट्रोल में होने चाहिए। तो शनि पहुंच गए बृहस्पति के पास कि हमें आपसे ज्ञान चाहिए। तो बृहस्पति ने कहा तुम्हें हम ज्ञान नहीं दे सकते, तुम इमोशनल व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, तुम योग्य नहीं हो। तो शनि को तो गुस्सा आ गई कि योग्य कैसे नहीं। तो शनि ने अपना रूप बदल के और बृहस्पति से ज्ञान लिया, धोखा देके। जब उनसे ज्ञान लिया तो जब ज्ञान पूरा हो गया तो ये अपने रूप में आ गए और कहने लगे देखो हमने आपसे ज्ञान ले लिया। अब बृहस्पति बोले यही तो तुम्हारे साथ बवाल था, इसीलिए तो दे नहीं रहे थे कि तुम समझते नहीं हो चीजों को, तुम्हें ज्ञान चाहिए। अब देखना, अब आप समझो, ये कहानी बहुत गहरी है, समझने वाली है। तो बृहस्पति से उन्होंने ज्ञान ले लिया। उसके बाद वो ज्ञान पूरा तब होता है जब गुरु दक्षिणा दी जाए। तो शनि ने कहा भाई अब गुरु दक्षिणा आप ले लीजिए। तो बृहस्पति ने कहा क्योंकि तुम ज्ञान ही ले ही नहीं पाए सही से, क्योंकि छल पे आधारित है, तो मैं तुमसे नहीं लूंगा, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगा ही नहीं। तो शनि का हम तो देंगे और बृहस्पति का हम लेंगे ही नहीं। तो जितना लंबा गीता का संवाद है उसे कई गुना लंबा संवाद इन दोनों का है ना। हाँ, कोई बात नहीं। तो उससे लंबा संवाद जो है वो इन लोगों का है कि दान ले लो, ओ दक्षिणा ले लो, और उनका नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बहुत लंबा संवाद है। तो फाइनली ये हुआ कि शनि से जब उन्होंने नहीं लिया तो शनि को गुस्सा आ गई और शनि ने गुस्सा लेके डायलॉग मारा। अब देखो, गुस्से में इमोशनल आदमी कब तक संभालेगा, इमोशन पे आ गया। शनि ने श्राप दे दिया बृहस्पति को, और श्राप ये था कि जहां तक मेरा साम्राज्य होगा, जो मेरा क्षेत्र होगा, वहां तुम्हारा ज्ञान किसी लायक नहीं है, वहां तुम्हारा ज्ञान एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अब देखो कितनी गलत बात बोल गए। जैसे मैं आशीर्वाद के लिए किसी को बोलूं कि मुझे आशीर्वाद दो, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद इस एरिया में ना लगे, कर दिया ना काम खराब। अब यही कहानी आप दुर्योधन उस पे, द्रोणाचार्य पे और एकलव्य पे देख लो। एकलव्य आए कि हमें ज्ञान दो, उन्होंने कहा बेटा तुम इसके लायक नहीं हो, हम तुम्हें नहीं दे सकते। वो गुस्से में गए, उन्होंने दूर जाके उनकी प्रतिमा बना ली और छुप छुप के देख देख के सीखने लगे। भले ही वो प्रतिमा को पूज रहे थे, कर्म अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी नीयत तो थी ना छुप के वाली। और देखो उन्होंने सीख लिया और कहानी फिर वही आ गई। फिर एक दिन सामने पड़ गए, बोले जी गुरु दक्षिणा ले लो हमसे। बोले बता रहने दे भाई, गुरु दक्षिणा दक्षिणा छोड़, अरे ना तो गुरु जी दक्षिणा तो लो। गुरु जी इनका अंगूठा ही दे दो, क्योंकि इमोशनल आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। इमोशनल आदमी अंत में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। बदनाम कौन है? द्रोणाचार्य। हरकत किसकी गलत थी? एकलव्य की। तो अब ये अगर देखने का दृष्टिकोण ना हो, जबकि मैं शनि के पक्ष होना चाहिए मुझे, लेकिन मैं विरोध में बोल रहा हूं। अगर देखने का सही दृष्टिकोण ना हो तो आप चीजों को सिर्फ अपनी बातों के लिए देख सकते हैं। मैं समझता हूं द्रोणाचार्य की इस बात की वजह से, द्रोणाचार्य का जितना अपमान किया है वर्तमान युग में लोगों ने, तो पूछो मत, बहुत अपमान हुआ। लेकिन वो बेचारे तो पहले ही मना कर रहे थे। आपको तो जबरदस्ती शिक्षा भी जबरदस्ती लोगे, बोले गुरुजी आ गए हमें ध्यान करवाओ करवाओ, जी भी जबरदस्ती चलेगा क्या? पात्रता तो पाओ। अब पात्रता नहीं है और आप उसमें जबरदस्ती डाल दें। एक बार स्टेशन पे हम खड़े थे हमारे शहजादपुर में, तो वहां प्याऊ लगा हुआ था। मैं कहीं गाड़ी से जाना था, तो मैं उस प्याऊ वाले के पास खड़ा था। तो उस प्याऊ वाले ने, एक आदमी आया, उसने पानी दे दो, अपना कटोरा किया, उसने उसमें डाला, उसने ऐसे करके देखा, बोला भाई पानी गंदा है, फिर दे दो। उसने दोबारा डाला, उसने देखा, उसने कहा गंदा है, फिर दे दो। तो फिर वो जो डाल रहा था पानी, प्याऊ वाला, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा मेरा पानी साफ है, तुम अपना कटोरा देखो।
मतलब मैं वहां खड़ा हुआ था, हैरान रह गया यार कि ये तो बड़े ज्ञान की बात बोल गया कि मेरा पानी साफ है, तू अपना कटोरा देख। तो अगर पात्रता नहीं है और उसमें ज्ञान भी डाला जाएगा तो बेकार हो जाएगा। कितने लोग हैं जिनके पास किताबी नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन दर्शन में उनके वो नॉलेज नहीं आ रही है, उनकी जिंदगी में नहीं उतर रही। तो ये जो है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि इसमें इमोशन शामिल हो जाता है। और ये इमोशन खतरनाक है, ये इमोशन खतरनाक है। इसीलिए मैं इमोशन के खिलाफ थोड़ा सा रहता हूं, हमेशा बोलता हूं। मैंने आज सुबह भी एक पोस्ट डाली थी कि झूठ ने सारा तारीफे, वो क्या बोलते हैं, कुछ लिखा था इसी तरीके का। हाँ, इमोशन मतलब भावुकता, भावुकता है। हाँ, वही काव्य, काव्य काव्य इमोशन को हवा देता है। मतलब इमोशन आग है और काव्य पंखा। भाई इमोशन जैसे किसी ने किसी लड़की को देखा और उसका दिल थोड़ा सा उसको देख के आकर्षित हुआ, दिस इज इमोशन। और एक दोस्त आया, यार बड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है यार, बिल्कुल कतई स्वर्ग लोक की अप्सरा। बस साला इसने हवा दे दी पीछे से आके। दोस्त भड़काते ना ये दोस्त भड़का देते हैं आके, थोड़ी सी बात होती बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि, और ये नीचे लाने में भी करते हैं। ऐसा मत समझिएगा दोस्त केवल ऊपर चढ़ाने में करते हैं, ये नीचे लाने में भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी पति पत्नी हैं, उनमें खास तौर पे ये काम अब जो मैं बता रहा हूं औरतें ज्यादा करती। जैसे पति पत्नी हैं, पत्नी थोड़ी सी नाराज है अपने पति से, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो सहेलियां होंगी ना, वो उसको ऐसा ज्ञान देंगी, ऐसा ज्ञान देंगी कि साले को जो बातें हों वो लाते तक आ जाएं। स्त्रियां बहुत करती। तो इसीलिए कहते हैं कि आपके निकट जो दोस्त हों वो समझदार होना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में दोस्तों का बहुत हाथ होता है। बहुत हाथ होता है दोस्तों का आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में, संभालने में भी उपयोगी होते हैं। जैसे अभी हमारा दोस्त आ रहा है, एक बॉबी, मिलाएंगे उससे, मुझे उसकी एक जिंदगी में बात नहीं भूलती कभी। और इतने छोटे पे वो उसने बात बोली थी, मैं सोचता हूं यार मेरे कितने ज्ञानी दोस्त थे। जब मैं 9th में था तब की बात है, 9th और 10th में पढ़ता था, तो मैंने एक लड़की को लव लेटर दिया था। अब वो लव लेटर जो दिया था जिस लड़की को, वो इत्तेफाक से हमारा एक दूसरा दोस्त है वो भी आ रहा है, वो उसकी बहन की सहेली थी, उसकी बहन की सहेली थी। उसको लव लेटर दे दिया, हमें पता नहीं था ये सहेली है। वो उसके घर पे पता लग गया कि इस लड़के ने ऐसा दिया। तो हमारी जो आंटी थी, मतलब हर्ष की मम्मी, वो कह लेंगी बुला के ला इसको। तो वो मैं बुलाने आया। जब वो बुलाने आया तो मैं तो डर गया। मैंने कहा यार अब आंटी चिल्लाएंगी जाके, मैं नहीं जा रहा भाई। अब मेरा जबकि मैं तो रोज जाने वाला, रोज मैं सुबह से शाम वहीं, एक बार तो आंटी के साथ बैठ के किचन में खाना खाऊंगा, ऐसा मैं जिद्दी। लेकिन फिर मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं 2-3 दिन गया नहीं। तो उन्होंने कहा बुला के लाओ इसको, पकड़ के लाओ। तो ये दोनों आए। हर्ष बोला चल। अब देखो हर्ष कैसे कह रहा है, हर्ष कह रहा है चल चल, तेरे मम्मी ने बुलाया, तेरी डांट पड़ेगी। वो डरा रहा है। बॉबी क्या कह रहा है, मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा। तो बॉबी मुझसे कह रहा है देख, जब तूफान पीछे लगा हो ना, तो इंसान को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भागेगा तूफान तो पीछे है। एक ना एक दिन तुम्हें जाना तो है ही घर में, और तूफान पीछे है और तुम भाग रहे हो, तो तुम कमजोर होते जाओगे और एक दिन तूफान तुमको कुचल देगा। तो कहने लगे उसके बजाय तूफान की तरफ भागो, जो कल होने को है वो आज हो जाए, उससे निपटो, क्योंकि अभी तुम में ताकत है। और तूफान गुजर जाने के बाद शांति होती। तो स्वामी जी मुझे ये वहां से जज्बा मिला कि जो होने को है ना, उसे जल्दी से जल्दी हो जाए,
भाई इससे पहले कि हम कमज़ोर पड़ें, हम उसी वक्त उससे लड़ लें। और बॉबी की ये बात मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आई। मैंने कभी भी कोई समस्या, अगर मुझसे अभी कोई कह दे ये समस्या होगा, निपट लेते, पहले इसी से निपट लेते हैं, फिर और काम करेंगे। मेरा हमेशा से यही रहा, पहले समस्या से निपटो फिर आगे बैठेंगे, शांति बाद में, पहले जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। और तुरंत एकदम मैं एक्शन में आ जाता हूं। मतलब लोग इस पे चिंतन करते हैं और मैं एक्शन में आता हूं। तो एक दोस्त सही सलाह दे के आपको पूरी जिंदगी के लिए अच्छी रिश्ते भी दे सकता है। दोस्तों का चुनाव जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि सही दोस्त और गलत दोस्त कौन से। और बॉबी आज तक वैसे ही दोस्त है मेरा, वो मेरी सारी स्थितियां देखता रहता है, और जब उसे लगता है कि अब कुछ कहने का वक्त आया तो मुझे कहता है। वो दूर से एनालिसिस करता रहता है मेरे जीवन में जो चल रहा है, और जिस दिन देखता है कि यार इस वक्त इसे थोड़ी सी मैं कुछ कहूँ, तो फ़ोन करेगा, और कैसा है, ठीक है, अब तो मैंने देखा चल रहा है ये, ओके। फिर वो उस पर बताएगा, कुछ कहेगा, और वो अच्छा कहता है, एनालिसिस अच्छा करता है। और मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ सलाहकार हैं जिनसे मैं ईमानदारी से चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि वो सलाह दबके नहीं देते, वो मतलब बराबर से बात करते हैं, तो उसमें एक लड़का वो भी है जिससे मैं बात कर लेता हूँ। और ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि मैं उससे बात कर लेता हूँ। जब भी मुझे ऐसा होता है कि वो लड़का है, ऐसी 2-3 लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, जब मुझे लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए, और वो हमेशा स्वस्थ चिंतन एक रहता है। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि भावनाएं किस ढंग से भड़काई जाएं, वो बहुत उस पर खेल होता है। सांख्य और काव्य को संतुलन नहीं बना सकते क्या यार? मैंने उस दिन इस पे बोला था, आप वो वीडियो सुनिएगा। संतुलन का एक ही ढंग है, संबंध सांख्य पे आधारित रखो और संबंधों के बाद काव्य को जियो। बल्कि स्पष्ट शब्दों में यही है कि देखो, थोड़ा समझो, एक स्त्री के साथ तुम संबंध काव्यात्मक रूप, सबसे अच्छा उदाहरण यही है, इसीलिए फिर वही दे रहा हूं, दे उसमें भी चुका हूं, दोबारा दे रहा हूं। एक स्त्री के साथ संबंध काव्यात्मक रूप से तुम बताओ तो स्त्री राजी होती है, लेकिन वो काव्यात्मक कैसे होते हैं? तू बड़ी सुंदर है, तू बड़ी अच्छी है, मैं तुझे मर जाऊंगा, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब फिर तुम ये कांटे में आटा है, ये कांटे में आटा है। अब स्त्री फंस गई। अब उसे बाद में पता लग रहा है ना तो तुम आम तोड़ के ला रहे हो, ना तुम जान तो छोड़ो, तुम अपने पॉकेट का रुपया नहीं दे सकते। एक्चुअली बाद में पता लगता है, और जो बाद में पता लगता है फिर वो च्याऊ माऊ खेलते हैं, फिर वो जिंदगी नर्क होती। तो आपने पहले काव्य का उपयोग किया, बाद में सांख्य मिला, पहले सांख्य का। अब आप पहले सांख्य का इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई देखो आप मुझे अच्छी लगती है। जैसे वो राज कपूर वाला डायलॉग बहुत अच्छा है, सुनो कम्मो क्या तुम मेरे बच्चों की अम्मा बनोगी, है ना? सीधा सीधा सांख्य है कि बच्चों की अम्मा ही बनने के लिए तो बात है। उसके बाद जब वो बच्चों की अम्मा बनने के लिए हाँ कह दे, तब उसके साथ कमरे में बैठ के आई लव यू, तू बहुत सुंदर, ये बढ़िया, फिर वो आनंद देता है, क्योंकि मामला तो जिस वजह से चाहते थे वो तो पहले ही हो गया। इसीलिए जो लव मैरिज वाले लोग होते हैं वो पछताते हैं बाद में, क्योंकि लव मैरिज पूरी काव्य पे आधारित है, अब बाद में सांख्य से मुलाकात होती है, इसलिए लव मैरिज सफल नहीं होती। और सांख्य पे आधारित है प्रेम विवाह। बाप कहते हैं सांड की तरह बड़ा हो गया, अब इसे कोई ला दो, प्रैक्टिकल बात। और पहले ला दी, पहले सब कुछ हो गया, बाद में अपनी पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक उनका चलता रहता है। ये बात अलग है, उसमें रस कम लगेगा, रस काव्य में ज्यादा है, रस काव्य में ज्यादा है, लेकिन सच्चाई सांख्य में ज्यादा है। अब ये तो अपना अपना चुनाव है, कोई रस का चुनाव कर रहा है तो बन जाओ भाई, रस लेते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात तो सत्य की जब चल रहेगी तो हम, ओशो ने दोनों का संतुलन बनाया था। ओशो गए, ओशो से पूछो जाके, यहां हमसे पूछो ओशो की बात। ओशो, फिर तुम ओशो बीच में ले आए, यही तो झंझट करवाते हैं लोग। बात मेरी चल रही, ओशो बीच में ले आए। इस विषय में मैं कहूंगी, ओशो के साथ रहने वाली स्त्रियों का कहीं
स्टेटमेंट नहीं है कि वो पूरी तरीके से काव्य से सांख्य, तो हम इस पे पूरे नहीं, उसमें एक ही तरफ से है, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं माने। तो बात यह है कि नहीं, खैर उनकी जिंदगी वो जाने भाई, देखो उनकी पर्सनल जिंदगी में क्या था मुझे क्या पता। नहीं वो कभी गीत गाते अरे फिर वही बात, वो कहाँ गाते थे गीत गा, तुमने सुना? इवनिंग सत्संग वगैरह में डांस करना, नृत्य करना, वो डांस करना और गीत गाना अलग बात हो गई। और कभी फिर वही बात, आप थोड़ा समझो, आप जो दिख रहा है वो तो ऊपर ऊपर का मंच पे है, ऊपर ऊपर तो वो काव्य का खेल ही खेल रहे थे पूरा। ओशो ने इतना बवाल तो काव्य से ही फैलाया, और मीरा की झील में नौका विहार करें, ये काव्य का खेल है। और एक बात ध्यान रखिएगा, भीड़ काव्य से ही राजी होगी, भीड़ काव्य से ही आकर्षित होगी, सांख्य से आकर्षित नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहूं सांख्य से क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जो दादू दयाल के पास थी। दादू दयाल ने रज्जब से ये थोड़ी ना कहा, और रज्जब कहां जा रहे हो बेटा, क्या तुम इस औरत के चक्कर में पड़े, कहां तुम चल दिए। दादू दयाल सीधी बात कह रहे हैं, रज्जब तय गज्जब किया, सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक कुठौर। पहली मुलाकात में ही जूता, भाई पहली मुलाकात हुई है, जूता मार दिया। लेकिन देखो ना, सटीक मारा। ऐसा थोड़ी ना था वो मंच पे बैठ के प्रवचन देते थे, 500 लोगों में से एक रज्जब निकलता था। दादू दयाल इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा एनलाइटेड लोग पैदा करने वाले व्यक्ति हैं, और उनके पास फालतू की भीड़ नहीं दिखाई देती। आप थोड़ा समझो बात को। क्यों? क्योंकि वो सटीक काम कर रहे, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट। और काव्य जो है, काव्य भीड़ इकट्ठी कर लेना, भीड़ में फिर वही होता है, अच्छा व्यक्ति भी कोई बैठा तो मिल नहीं पाता, क्योंकि बाबा जी के पास इतने लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं। भीड़ जो है हीरे को दूर कर देती। भीड़ जो है, अगर अभी यहां थोड़ी देर, अब देखो हम लोग यहां इतने लोग बैठे, कितने मस्ती से बैठे बात कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। और कम हो जाएंगे तो मैं अपने कमरे में बैठा के बात कर लूंगा, और कम हो जाएंगे तो मैं अपने कमरे में बैठा के बात कर लूंगा। लेकिन अभी सोचो इसी की जगह 5000 लोग हो जाएं, संभव है बात करना? फिर मैं और रिजर्व होना पड़ेगा मुझे कि यार ये लोग तो जान खा जाएंगे, क्योंकि 5000 में 50 बकवासी आएंगे, और वो बकवासियों से बचने के लिए हमें कोना पकड़ना पड़ेगा। और यहां बैठे मित्रवत, तो अगर एक आध कोई बकवासी हो तो तुरंत चुप भी करा देते हैं। तो क्या होता है कि भीड़ जो है सही मानों में हीरो को आपसे दूर कर देती। ओशो के पास करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग। मुझे 5 जागे हुए बता दो जो क्रांति कर रहे हो, 5 बताओ। ऐसा नहीं है कि ओशो के जानने वाले, ओशो को मानने वाले जगे नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल है। लेकिन जो जगे हैं वो चमके नहीं, वो ओशो से कभी नहीं मिल पाए। वो उन्होंने अपनी सामर्थ्य दिखाई, वो दूर पे कहीं हो लिए। मैं कई बार कहता हूं, हर शहर में कम से कम एक व्यक्ति है ओशो के सन्यासियों के बीच जो जागा हुआ है, और वो वही है जिसकी सबसे ज्यादा निंदा कर रहे हैं सन्यासी, हर शहर के। अगर किसी शहर जाओ और वहां पता लगे कि एक सन्यासी है जो सबसे ज्यादा साला बेकार है, उससे जरूर मिलो, वही है। ये पहचान बता रहा हूं, क्योंकि हंस चुगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा। कौवा मोती इसीलिए खाएगा क्योंकि वो टीम बना लेगा। अगर 100 लोग ध्यान करने बैठे हैं, 99 तो कारण होते हैं, पेट दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, डायबिटीज, न जाने किस किस कारण से ध्यान कर रहे हैं। लेकिन एक होता है जो परमात्मा के लिए कर रहा, और 99 के अनुभव एक के अनुभव से भिन्न होंगे। और 99 वाले कहेंगे तुम्हारा हमारा अनुभव एक है तो हम लोग टीम बना लेते हैं। 99 एक तरफ हो जाएंगे, वो बेचारा एक कोने में पड़ा रहेगा। ये क्या बकवास बातें कर रहा है, जो इसको हो रहा है ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। फिर वो कहेंगे भैया तुमको हुआ नहीं हुआ, भैया तुमको हुआ नहीं हुआ, और फिर वो टीम बन जाती है। 99 एक तरफ हो जाते हैं, वो एक बेचारा अकेला हो जाता है। तभी जीसस ने शायद कहा था
कि परमात्मा के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो इस राज्य में सबसे पीछे है, सबसे पीछे। वही बात है कि हर शहर में एक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कम नहीं बता रहा, हर शहर में एक है, लेकिन बस उसी पे निगाह नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसको टाइम्स नहीं बेच रहा, वो शिविर नहीं करवा रहा, वो जा जाके सबको कह नहीं रहा आओ इकट्ठे हो मीटिंग करें, कुछ करना है, क्रांति करनी। क्रांति तो उसकी हो गई, और वो जिस ढंग से क्रांति कहेगा तुम करोगे नहीं। वो जिस ढंग से क्रांति करने को कहेगा तुम करोगे नहीं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि, मैं बता रहा हूं कि मेरी इच्छाओं में एक इच्छा यह भी थी कि रजनीशपुरम अगर सही से लोग समझ पाते हैं तो मैं रजनीशपुरम से एक पूरा ट्रक या बस ऐसी निर्माण करूंगा जिसमें एक म्यूजिक सिस्टम भी हो, जिसमें बर्तनों का भंडार भी हो, जिसमें 2 कुक भी हों, और हर शहर का वही प्यारा सन्यासी जो हो, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास लोग ना हो, और वो शिविर कराने के लिए कहे तो उसके पास मैं सारी सामग्री भेजूंगा, तू करवा शिविर। ये मेरा भाव था कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, मैं उन लोगों को निकालूंगा जिनको कोई नहीं मान रहा। और अभी भी कह रहा हूं, अगर वो लोग मुझे सुनते हैं, मैं ये ओशो तो नहीं करूंगा, ये तो पहले कह चुका, लेकिन अगर वो लोग मुझे सुनते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें रजनीशपुरम में वो बात नजर आती है जो उनकी सोच है, तो निमंत्रण है उनको, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उनको मैं यहां पूरे तरीके से रखूंगा, ससम्मान रखूंगा, वो निकलें। दिल में मेरे बड़ी आग है, लेकिन ढंग की है थोड़ी लगी हुई, क्योंकि अब मैंने काव्य हटाई दिया। काव्य की बात करोगे मैं जूता लेके खड़ा हो जाऊंगा काव्य के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर नहीं, काव्य के ऊपर। जो मुझसे काव्य की बात करेगा मैं उस तर्कों को गिराऊंगा अपने सांख से, और फिर चाहे आ जाए दुनिया का सबसे अच्छा काव्य वक्ता, मैं तैयार हूं शास्त्रार्थ करने को। सांख सही मानों में जीवन का आनंद है। मेरे जीवन का अगर मुझसे कोई पूछे आनंद क्या है, आनंद सिर्फ यही है, मेरे पास सांख्य है। काव्य से मुझे बहुत आनंद नहीं, काव्य का मैं मजा जो लेता हूं अलग लेता हूं। काव्य का मजा, पहले दोस्त हमारे हैं सब सांख वाले, और फिर शाम को बैठ के 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का वो हो सकता है, भले ही मैं पीता नहीं, एक बात कह रहा हूं मजे करने के लिए। मैं सांख से स्त्री को आकर्षित करके प्रेम में ला सकता हूं, बिस्तर में वो मेरा काव्य देखे। काव्य का इस्तेमाल 2 व्यक्तियों के बीच, बिस्कुट का, जैसे चाय के साथ बिस्कुट का इस्तेमाल है, दिस इज काव्य। ये आनंद दे रहा है। अब बिस्कुट दिखा के दोस्ती करोगे, जैसे कि टॉमी को ढूंढ रहे हो, तो बिस्कुट दिखा के दोस्ती नहीं होती, वो तो प्रलोभन है। दोस्ती हो जाए फिर बिस्कुट खाए जा सकते हैं। जैसे मेरे बारे में आपने सुना होगा कि मैं बड़ा सख्त सा हूं, तो वेलकमिंग तो सख्ती से ही करूंगा, हाँ, अंदर बहुत सॉफ्ट हूं। मतलब नारियल देखो, नारियल बिल्कुल, अगर तुम इस पृथ्वी पे कोई ढूंढ रहे हो चीज जिसमें तुम्हें काव्य और सांख का पूरा मिश्रण मिले, तो नारियल है, और वो भगवान को चढ़ाया जाता है। आप समझो, वो भगवान को चढ़ाया जाता है। कितना सुंदर मिश्रण, जिसने ऊपर से सख्त बना रखा है, अंदर सॉफ्टनेस है, और जो सॉफ्टनेस ऊपर ले आया है वो चालाक है। जो अपने ऊपर से अच्छे चेहरे दिखा रहा है, उससे बच के रहो, वो एक दिन छलेगा। नारियल ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और नारियल ही शायद एक ऐसा फल है जिसमें सबसे कम जो हैं बीमारियां होती। क्यों डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बताएं समझ, है ना कुछ ऐसा? नारियल एकमात्र फल है जो सूख भी जाता है तो फ्रूट बन जाता है, वरना और कोई फल दिखाओ जो सूख जाता हो और उसके बाद फल बनता हो। एकमात्र नारियल ही है जो सूखने के बाद फल बन जाता है। तो ये तो यही पहचान है कि काव्य से अगर आपने
समझ दिखाई, नाता जोड़ा, तो काव्य आपके अंदर की पूरी रक्षा करेगा, वो आप में वायरस नहीं लगने देगा। जो उसका जो खोल है वो उसके अंदर वायरस नहीं लगने देता, वरना अगर खोल ना होता तो वो भी खराब हो जाता। तो मैं अपने आनंद की रक्षा के लिए अपने ऊपर खोल चढ़ा लिया हूं, सख्त खोल। तो काव्य और सांख्य जो है वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे नारियल। बस ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया बातों बातों में। ये कोई मैं किताब पढ़ के नहीं बोल रहा, लेकिन बातों बातों में ना सामने आ गया। ये आपके बारे में तो यही है, नारियल का उदाहरण दिया जाता है। अच्छा। नारियल जैसे है। सखा नारियल जैसे हैं। ऊपर से सख्त अंदर से अच्छा, काव्य और सांख्य मतलब समझो इमोशंस और बुद्धि, तो दोनों का तो बैलेंस होना ही चाहिए ना। जैसे कि अल्बर्ट एलिस ने काम किया है बहुत रैशनल इमोटिव थेरेपी पे, भावना सही मात्रा पे, सही समय पे, सही तरीके से व्यक्त हो तो वो आपके लिए प्रगति का काम करेगा। परमात्मा ने सबसे पहले बुद्धि बनाई, हृदय में रखा। तो उन्होंने कहा पहले बुद्धि देख लो, फिर बुद्धि ही तो तय करेगी कि कितना इमोशन यूज करना है। बुद्धि ही तो तय करेगी कितना इमोशन यूज करना है। आप जो बात कर रहे हो वो बुद्धि की है। काव्य भ्रम है। जैसे आप पिक्चर देखा है किरण, अब मोहल्ले में आके करने लगे किरण, तो पिटोगे। वो फिल्मों तक ठीक है। काव्य जो है वो बुद्धि का द्रवित रूप है, बुद्धि का द्रवित रूप, सॉफ्टनेस। और सांख्य जो है, सांख्य ऐसा है 2 दूनी 4, सीधा सीधा गणित है, कोई उसमें लाग लपेट है ही नहीं। और सांख्य का इस्तेमाल हमें हर जगह हम इसको कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली किसी के साथ संवाद करते हुए सांख्य का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और हाँ, उसके बाद जब वो आपसे संबंध स्थापित हो जाए, उसके बाद काव्य का भी उपयोग हो सकता है। लेकिन संबंध बनाने के लिए, व्यापार बनाने के लिए तो काव्य का उपयोग करेंगे, क्योंकि व्यापार बढ़ाना है तो वहां काव्य का उपयोग चलेगा। लेकिन बहुत से व्यापार होते हैं जो सांख्य से भी चलते हैं, और मुझे वही व्यापार पसंद आते हैं जो सांख्य से चलते हैं। कैसे? रेस्टोरेंट का व्यापार कोई पैसे कम नहीं करवाता, दवाई का व्यापार कोई पैसे कम नहीं करवाता। कुछ व्यापार ऐसे हैं जिसमें कोई पैसे कम नहीं करवाता, और कुछ व्यापार ऐसे हैं जिसमें बाबा जी घटा दो बढ़ा दो। जैसे ज्यादातर पंजाबी लोग जो होते हैं, आपने देखे होंगे, कुछ हर शहर में एक आध पंजाबी की शॉप ऐसी मिलेगी जो जनरल स्टोर टाइप की होगी, और वो इतना स्वीट होगा, इतना स्वीट होगा कि लगता होगा कि साला क्या अच्छा आदमी, मीठा ही मीठा, लेकिन वो जेब काट रहा है सलीके से। और हर शहर में आपके निकट में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दुकानदार कड़वा होगा, जिसकी बात सुना क्या यार कठोर बोलता है, उसकी दुकान कम चलती होगी लेकिन आदमी बढ़िया होगा। हाँ, अगर फिर वो मुझसे मिले तो मैं कह सकता हूं कि तू अपने योग्य व्यापार चुन, जिसमें तुझे ज्यादा काव्य की जरूरत ना पड़ती हो। भाई जैसे व्यक्ति भी तो होते हैं ना, काव्य वाले, सांख्य वाले। जैसे मैं हूं, मैं मीठा मीठा नहीं चला सकता, मैं मीठा मीठा बोल ही नहीं सकता, मेरा है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं। हाँ, अंदर आ जाए एक बार, जैसे कि कोई आप छोड़ो, जितने भी लोग यहाँ आते हैं जो इलाज कराने, तो जब वो इलाज करा लेते हैं ना, वापिस जाने लगता, मैं उनसे कहता हूं भाई अब आप मेरे परिवार के सदस्य हो गए, अब तुम्हें जब मर्जी हो तब आओ, हमें आपसे कोई धन भी नहीं चाहिए, अब मेरे परिवार के सदस्य हो। ऐसा बोलता हूं नहीं बोलता हूं? स्वामी जी ने भी देखा होगा, यही बोलता हूं कि, लेकिन प्रथम दृष्टि पे ये नहीं कि आ जाओ यहां भंडारा लगा हुआ, वो नहीं हो पाएगा। मैं प्रथम दृष्टि बिल्कुल चुनाव करके चीजें करता हूं, उसके बाद मित्रता बाद में है। पहले थोड़ा सा सख्त ही हूं। मेरा जिससे, मेरी जो पत्नी थी, वो पत्नी बनने से पहले उससे मेरा अफेयर था, तो उस समय मेरी दुकान थी, तो अफेयर भी ऐसे नहीं चला मेरा, कोई मैं लाइन मारी, बड़ा अजीब से अफेयर हुआ। अब बड़ी कहानी सुनाता हूं, जैसे उस दिन रमेश कुमार की सुनाई, या चलो पत्नी की सुन लो, लोगों को पता लग जाएगा खेल कहां है। मेरी जिंदगी में हर चीज उल्टी।
मेरा एक लड़की से अफेयर चलता था जो कि नैनीताल में रहती थी। वो कास्ट से, मतलब हमारी कास्ट से नीची थी। तो जब मेरी मदर को ये पता लगा कि इसका उससे अफेयर है, तो मैंने मदर को खुद कहा कि आप जाओ, उसके घर जाके उसके घर वालों से मिलो और आप हमारी शादी तय करवा दो, हम करेंगे बाद में। ये बात मैं अपनी माँ से कह रहा हूँ जब मैं 15 साल का हूँ। तो मैं कह रहा हूँ शादी तो मैं करूँगा 30 साल की उम्र में, लेकिन ये जो टेंशन हो रही है ना शादी, ये जो अफेयर चल के जो टेंशन हो जाती है, ये मुझे व्यवसाय नहीं करने दे रही। तो मैं मदर से कहा तुम तय करवा दो, फिर मैं व्यवसाय में डूबूं और फिर 30 साल की उम्र में विवाह कर लूंगा। बस मुझे इतनी टेंशन खत्म चाहिए कि मैं उससे मिलना चाहूं तो मुझे मिलने दिया जाए। भाई अब ये साक्ष्य है नहीं है। तो मैंने अपनी माँ को बोला, मेरी माँ गई, उसने तो बवाल कर दिया। वो देखा लौंडा अभी हो भाई उसने। और मैंने कहा जब जा रही हो कोई भी बात मैं तब आपकी मानूंगा जब उसकी लिखित चिट्ठी मुझे मिलेगी। तो मेरी माँ ने तो जाके प्रेशर में उससे चिट्ठी लिखवा ली अफेयर खत्म करने के लिए। मुझे इसका पता नहीं चला, मुझे लगा उसने लिख के दी है। तो मैं तो भाई सीधा सीधा सांख्य वाला ही देख रहा था, मैं काव्य घुमा ही नहीं रहा था इतना। फाइनली उससे मेरा ब्रेकअप समझ लीजिए, या ऐसा कह लीजिए समाज बीच में आ गया, तोड़वा दिया उसने। उसी वक्त मेरा एक छोटा सा दुकान था, जिस कार्ड सेंटर, आर्चीज वाला ना, आर्चीज वाला कार्ड सेंटर टाइप का एक कार्ड सेंटर खोला था। न्यू ईयर का टाइम था। हमारी सिस्टर की एक सहेली थी जिसका नाम था जुमा। वो दीदी इस समय अब नहीं है, शरीर में भी नहीं है। उसकी एक सहेली थी जो मेरी पत्नी बनी, मतलब उनकी एक सहेली थी ज्योति। अब देखो किस्सा कहाँ से कहाँ। मेरी सिस्टर की सहेली, उसका जिससे लड़के से अफेयर, वो लड़का हमारी जो वाइफ थी उसके घर में किराए पर रहता था। तो इसने इससे दोस्ती इसलिए गांठी कि इसके घर जा सके। और ये इत्तेफाक की बात थी कि मेरी जो वाइफ थी, जो बाद में वाइफ हुई, वो मुझे, क्योंकि वहां दुकान पे बैठता था, चलते निकलते मुझे पसंद करती थी। और ये बात जुमा को पता थी कि ये लड़की इसको पसंद करती है। तो जुमा मेरे पास आई, कुछ नहीं कहा, उसे ये पता था इसका ब्रेकअप होके चुका है। और उसने मुझसे बहुत स्पष्ट आके कहा, कहने लगे कि अरे तू क्यों दुखी होता है, तुझे तो बहुत लोग चाहेंगे। तो एक कार्ड उठाया उसने और कहने लगी इस पे लिख दो हैप्पी न्यू ईयर। अब मुझे नहीं पता ये कार्ड कहां जा रहा, हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया। वो हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया, वो आई लव यू होके वापिस आ गया। साला हैया गया हैप्पी न्यू ईयर था, आया आई लव यू करके वापिस। अब मैं, क्योंकि देखो जो व्यक्ति प्रेम में धोखा खाया होता है, या ऐसा कहो कि ब्रेकअप हुआ होता है, वो व्यक्ति अगर उस समय कोई और उसे प्रेम को कहे तो भले ही वो उससे प्रेम ना करे, लेकिन उसका अपमान भी नहीं करेगा। ये बात तो समझ सकते हैं ना आप लोग। तो मैंने भी उसका कोई अपमान कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, करती है प्रेम, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने उसको अपने आने दिया। फिर वो मेरे पास आती थी, मेरे घर भी आती थी, चाय बनाना, बैठना चलता था इजी। मेरा घर थोड़ा बोल्ड था, उसमें दिक्कत नहीं होती थी। मामला ये चला कि फिर होते होते वो लड़की मेरे पास आती थी और इसकी सूचना मोहल्ले में फैल गई कि इसका इससे अफेयर है। वो सुंदर बहुत थी, पूरे मोहल्ले में बहुत सुंदर लड़की थी वो। तो जब वो चर्चा फैल गई तो उसी वक्त मोहल्ले में ही एक था गुंडा कहें, अब तो हम उसे गुंडा भी नहीं कह सकते, अब तो हमने उसे भी सब दिल से माफ़ कर दिया। तो खैर उस समय वो गुंडा ही था। उसको पता लगा कि इसका इससे अफेयर है, वो उसके पीछे कभी पड़ा होगा उस लड़की, उसने उसका अपमान किया था, तो उसको एक खुंदक थी। वो एक दिन बंदूक लेके आ गया मेरे पास और सीने पे तान दी। बोले उससे बात करना बंद कर दे, नहीं गोली मार दूंगा। बिल्कुल ऐसी डिट्टो इसी शब्दों में। हमारे यहाँ तो बंदूक आम बात होती है। तो वो बंदूक रख के जो है सीने पे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई देख, ये तो चलेगा नहीं। मैं भी थोड़ा ऐंठू आदमी, मैंने कहा मारना हो मार दे, मैं बात करना बंद नहीं करूंगा। तो वो गाली फकड़ी देता हुआ चला गया उस समय कि देख लूंगा तुझे।
ये बात मेरे पिता को पता लगी। पिता बोले भाई तुमने सुना कि वो बंदूक तेरे ऊपर सीने पे तान के गया, क्या बात थी? मैंने कहा वो ऐसे ऐसे कह रहा था कि उस लड़की से बातचीत बंद कर दो। अब देखो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी ये बात कहां जाएगी। तो मैंने कहा कि वो कह रहा है कि बातचीत करना बंद कर दो, अगर हाल इसकी आज मानेंगे तो कल कहेगा सांस लेना बंद कर दो। तो मैं तो सहूंगा नहीं, मैं तो बोलूंगा। तो मेरे पिता को पुरानी घटना याद थी कि मुझे चिट्ठी दे देता है, किसी को कुछ कर देता है। तो मेरे पिता कहने लगे भाई लड़की का क्या है, लड़की तुझे चाहती है या ऐसी? अच्छा मुझे नहीं पता कि पापा इसको कैसे लेंगे। तो मैंने कहा लड़की चाहती है। तो अब उन्होंने भी समझा अफेयर है, तो बोले बुलाओ उस लड़की को। मैंने उसको बुलाया, वो आई, उसने पापा के पैर छुए। पापा तो पिघल गए। पापा तो पापा ही होते हैं, इसीलिए तो उन्हें अब वो पिघल गए। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इधर पापा पिघले और पापा ने मेरे कंधे पे एक बैकअप वाला वो किया कि ठीक है अगर वो बदमाशी पे है तो देख लेंगे, निपट लेंगे। फिर जब पापा ने कह दिया निपट लेंगे, फिर मुझे काहे का डर। लेकिन उसी दिन शाम को एक घटना ये घटी कि उस लड़की के घर पे वो गुंडा जाके उसके पिता के ऊपर बंदूक तान दिया और उसके पिता ने उसके पैर छुए। और ये बात जब मुझे पता लगी तो मेरे अंदर का संजय दत्त जाग गया उस समय का। ओए कैसे हो सकता है कि कोई एक घर तबाह करे? ऐसे ही होता है ना स्वामी जी, जवानी में यही चूतिया में होते हमसे भी हुए। तो मैंने जो था मैंने कहा यार अब कुछ भी हो, मेरी जिंदगी का तो मकसद रहा नहीं, मेरा अफेयर तो खत्म हो गया। अब अगर मुझे किसी को घर को बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है तो मैं करूंगा। जिंदगी को मकसद देना है ना, मकसद था नहीं तो एक मकसद देना है। अगले दिन जब वो आई तो मैंने उससे कहा मुझसे शादी करेगी? वो तो एकदम तैयारी बैठी थी। तो ये बात मेरा कहना, वो तो एकदम बिल्कुल खुश हो गई। तो जब वो खुश हो गई वो बात उड़ गई। फिर उनके घर वालों को पता लग गया और उसमें ये हुआ फिर मेरा वही प्लान कि भाई मामला अभी तय कर लो, शादी बाद में करूंगा। क्योंकि मेरे अंदर बिजनेसमैन का कीड़ा था कि मुझे कुछ करना है। तो बनिए का बच्चा कुछ करना ही चाहता है। तो हुआ ये कि एक दिन की घटना है कि उसकी मम्मी जो थी फिर उसके पीछे बिल्कुल लग गई और उसको स्कूल छोड़ने जाना और कॉलेज छोड़ने जाना, लेने आना, मतलब मिलने ही नहीं दे रही। अब कोई फ़ोन का ज़माना नहीं था। अब ये 8-10 दिन जब नहीं मिले तो इसी बीच जो है मामला और भड़क गया। अब उस भड़कने में हुआ एक दिन उसने अपनी मम्मी के साथ जाते जाते भाग के आके मेरी दुकान पे एक चिट्ठी फेंक दी। मेरी वाइफ ने एक चिट्ठी फेंक दी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल 11 बजे मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी और अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो मैं जान दे दूंगी। सीधे सीधे अत्याचार। यार अब मैं अभी मम्मी को दिखाई वो चिट्ठी, मैंने कहा मम्मी यार वो चिट्ठी डाल के गई। मेरी मम्मी बोली रोक भाई उसे, ऐसा कुछ एकदम कदम ना उठा ले। तो रोकने के लिए हम शाम को निषाद टाकीज पे सामने नहीं कुल्फी वाला लगता था, वहां से मेरी वो उसकी घर की छत दिखाई देती थी। तो मैंने ये सोचा वो शाम को छत पे होती है, वो दूर से ये हाय हाय का एक होता था। तो मैंने कहा यहाँ से उसे चिट्ठी दिखाएंगे और फिर वो चिट्ठी किसी तरीके से उसके घर तक पहुंचा देंगे और चिट्ठी में लिखेंगे जल्दबाजी मत करो, वो सब लिखा हुआ था उसमें। लेकिन अकल पे पत्थर पड़े हों या ऐसा को जिंदगी में राहु केतु काम कर रहे हों, तो हमने जो चिट्ठी का लिफाफा लिया वो फ्लोरोसेंट कलर का लिया और वो भी ग्रीन। आप समझ रहे हो, फ्लोरोसेंट कलर और वो भी हरे रंग का, और उसमें चिट्ठी रख के उसे दूर से दिखा रहे। अब वो चिट्ठी की जगह हरी झंडी और उसे चिट्ठी नहीं दिखाई दे रही, वो ग्रीन सिग्नल ग्रीन। और चिट्ठी पहुंच नहीं पाई और सिग्नल ग्रीन। अब वो तो हैप्पी हैप्पी छत से नीचे उतर गई। अगले दिन वो बम आ गया हमारे घर में ठीक 11 बजे।
ठीक 11 बजे वो बम आ गया। बम आ गया, हमारी मम्मी कहा भाई ऐसा करे, तुरंत इसको इसके घर वालों को बताएं। मेरी मम्मी तुरंत कपड़े चेंज करके, और जैसे ही जाने को हुई उसका भाई आ गया, और उसका भाई आया एकदम उसको हाथ पकड़ के और कि चल। तो फिर मैंने रोक लिया, मैंने कहा सुन, बदमाशी दिखाना नहीं, अपनी मर्जी से जाए तो दिक्कत नहीं, बदमाशी दिखाना नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मेरा खानदान थोड़ा रहा है इस मामले में दमदार वाला, तो हम लोग डरते नहीं। तो हमने कहा बदमाशी दिखा, आजा भाई आजा, बैठ जा तू भी, सुन ले ये भी था उस समय, ये सब ससुरे आ रहे हैं। तो हुआ ये कि बदमाशी दिखाना नहीं। अब अच्छा देखो अब कांड कैसे हुआ। कांड ये हुआ, मैंने कहा जबरदस्ती मत करना, आराम से जाए तो जाने देना। वो जो वाइफ थी मेरी, वो ज्योति, वो कहने लगी मैं आराम से अगर यहां से गई तो जाऊंगी तब जब मम्मी कह देंगे कि जाओ। अब भाई इधर सुन लो, मेरे दोस्तों का चेहरा बाद में देख लेना। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि मैं इस घर से तब जाऊंगी जब मम्मी कह देंगी जाओ, और तब भी मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मम्मी बोले मैं क्यों कहूंगी, ये मर जाए जाके। तो ट्रायंगुलर फंस गया, बदमाशी मैं ना करने दूं, मम्मी जो हैं वो जाने को ना कहें और वो जाए ना। तो ऐसे करके वो 36 घंटे तक यही बवाल चलता रहा, और फाइनली वो मेरी पत्नी हो गई। फिर विवाह की डेट निकली और विवाह हुआ। अब देखो, क्या इसे लव मैरिज कहोगे आप? अच्छा तो टेक्निकली बताओ, या ये लव मैरिज है? हैं? मिक्सअप हो गए दोनों। ये ट्रेजेडी मैरिज है। अच्छा, अखबार में यही निकला, आदर्श विवाह। एक तरह पत्रकार भी आ गया था। वो बैठा, वो भी अखबार निकला था ना, आदर्श विवाह, बिना दहेज का आदर्श विवाह। तो कहने का अर्थ ये है कि जिंदगी में कभी कभी आपके कुछ घटनाएं घटती हैं जो दिखने में कुछ और होती हैं और हो कुछ और रहा होता है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। उस दिन एक रमेश कुमार वाली बताई कि गुरु मेरा कौन, और वो मेरी ज़िंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है। तो ऐसे ही मेरी पत्नी की बात है। पत्नी के बारे में ये है कि इससे लव मैरिज की थी, और सच बात ये उससे लव हुआ ही नहीं था, वो तो कुछ और घटना बनती चली गई। घटनाक्रम है पूरा एक। सिचुएशन सिर्फ इतनी थी कि हमारे अंदर का संजय दत्त जाग गया था उस समय, जिसने ये कांड करवा दिया सारा। तो बस, तो आज इतना ही रहने देते हैं। सांख्य है ना काव्य है, ड्रामा बहुत है। ड्रामा बहुत है समझ, इतना ड्रामा है हमारी जिंदगी में, हर 2 महीने बाद कोई ड्रामा है। दिव्या कहती है कभी कि आपके साथ मजा ये आता है कि जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह चलती है, अप डाउन, इधर उधर, ये वो, ना जाने अगर हम किस्से सुनाने बैठे तो ना जाने कितनी फिल्में बन जाएं। बहुत किस्से हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी को एक नाम दिया था, और उस पर मैंने एक बार सीरीज लिखनी शुरू की थी। वो नाम था पवित्र पापी। मुझे बड़ा पसंद आता था कि पवित्र पापी, ये साला पाप किया नहीं है लेकिन पापी का जो है वो खिताब मुझे हासिल है, और बहुत प्योरिटी से किया, बहुत प्योर। मैं, ये दोनों दोस्त बैठे हैं हमारे, आ जाओ इधर, आ जाओ यार, कुर्सी लेके आओ, तुम लोग मजा बैठे हैं, थोड़ा सा गप्पे ही मार रहे हो, और क्या है। ये दोस्त हैं मेरे हर्ष, और वो है बॉबी। दोनों के चेहरे बता देंगे दोनों कैसे हैं। हर्ष तूल देने वाला है, हैं? हर्ष तूल देने वाला और ये हिम्मत देने वाला। हाँ, खैर, तो कुल मिला के हम लोग दोस्त रहे। हम लोग की बचपन से ही कुछ ना कुछ कांड होते ही रहते थे, हजारों कांड हैं। और ये किस्सा जो उस दिन हम बता रहे थे, कोई गलत नहीं है, आप पूछ लीजिए कि ओशो की बस किताबें खरीद के लाके रखना शुरू की थी, उससे ही हम सब लोग जो हैं वो ओशो ओशो करने लगे थे। कैसेटें बहुत चलती थी। वो किताबें ज़्यादा लाते थे, कैसे तो बाद में आई हैं, लेकिन पहले किताबें ही लाते थे। ये पढ़ता था, ये नहीं पढ़ता था ओशो की, लेकिन ये पढ़ा करता था। इसने ध्यान की भी कोशिश की, हमने भी की, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे क्या होता है। तो फाइनली एक बात है कि बहुत कुछ ज़िंदगी में जो है, लेकिन एक बात बिल्कुल ईमानदारी से है, उसमें कोई वो नहीं, जितनी बातें मैं बोलता हूँ उन सब के या तो प्रमाण मौजूद हैं या वो लोग मौजूद हैं जो आपको बता सकते हैं कि हाँ ऐसा था। इनके फादर मेरे पहले ज्योतिष गुरु रहे, एक तरीके से मैं उन्हें मानता था, पूछिएगी, वो बताते थे
ज्योतिष में उन्होंने ही मेरी सिस्टर की सबसे पहले मैरिज का बताया था, बाद में मेरे बारे में, दिव्या के आने के बारे में कि इस उम्र में आएगा, वो सारी घटनाएं जो हैं वो ये बैठा हुआ है प्रमाण के रूप में कि इसने देखी हैं। और इनके पिता भी अद्भुत व्यक्ति थे, मुझे उनके भी कई किस्से याद आते हैं, किसी वक्त वो भी सुनाऊंगा कि उनके कुछ किस्से बड़े अच्छे अच्छे से याद आते। और ये बात अलग है कि जब हम छोटे थे हमें समझ में नहीं आता था ये हैं कैसे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो क्या थे। हमारी समझ में नहीं आता। तुम्हारे तो बाप थे, तुम्हें समझ में ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं। नहीं आता। हमारे लिए तो वो अंकल थे, अंकल थोड़े इज्जत वाले होते हैं, बाप तो कई बार आदमी नाराज भी होता है, लेकिन अंकल के प्रति तो एक होती है अलग से बात। लेकिन फिर भी शुरू में नहीं समझ में आता था ये इस तरीके के, वो बिल्कुल सांख्य थे, काव्य नहीं थे, उनमें काव्य बिल्कुल नहीं था, है ना, उनमें कभी काव्य नहीं था, पूरे सांख्य पटकली थे बिल्कुल एकदम सीधे सच्चे। तो काव्य का जो है वो अध्यात्म से बहुत गहरा नाता है। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ के और किन्हीं भी चीजों को पढ़ के चाहता है कि वो सत्य तक पहुंचे, तो उसे काव्य का जो है उसमें सांख्य का फिल्टर लगाना पड़ेगा। सांख्य का फिल्टर ही उसे परिचित कराएगा कि सत्य क्या था और कितनी फिलॉसफी थी। और ये करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। तो चलिए आज इतना ही।